हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के टीचर इन क्लास में। इससे पहले हम वीडियो में अधिगम क्या है इसके बारे में पढ़े थे और इसके साथ अभ्यस्तता के बारे में पढ़े थे। इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न हैं जो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। साथ साथ ये भी बता दें कि हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन के बारे में भी पढ़े थे, जैसे थे वुडवर्थ, गेस्ट व अन्य, क्रू एंड क्रो, स्किनर। इस तरह अगला मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक, फिर है क्रोनबैक, फिर किमले। तो इनके जो थे अपने विचार दिए थे अधिगम के बारे में, सो हम समझे हैं। अब आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसी पर कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, अधिगम प्राप्त में भूमिका होती है, यानी अधिगम प्राप्ति में भूमिका किसकी होती है। इसमें ऑप्शन है ए अभ्यास की, अनुभव की, प्रशिक्षण की या उपयुक्त सभी। जी हाँ, अधिगम प्राप्ति में भूमिका होती है, अभ्यास की भूमिका होती है, अनुभव की भी भूमिका होती है और प्रशिक्षण की भी भूमिका होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभ्यस्तता, ऑप्शन सी अस्थायी अधिगम या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है उद्दीपन। उद्दीपन के बारे में बात की गई है, उद्दीपक नहीं। उद्दीपन का मतलब होता है क्रिया। उद्दीपन का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। और उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है संज्ञा। तो इसका मतलब होगा क्रिया। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा राइट आंसर बी होगा। बी इसका उत्तर होगा अभ्यस्तता, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं अभ्यस्तता। यानी जब कोई बार बार शोरगुल सुनते सुनते हमारे कान जो होते हैं अभ्यस्त हो जाते हैं, और ये क्या अस्थायी होते हैं। फिर जब कुछ देर के लिए शोरगुल बंद हो जाए तो फिर हमारे कान शांत हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अभ्यस्तता, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने, यानी उद्दीपन से दिए जाने से बाजा बज रही है तो बार बार शोर बजने से ये हमारे कान क्या है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इसको हम अभ्यस्तता कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अभ्यस्तता के बारे में, कि किसी उद्दीपन के बार बार उद्भाषण से व्यवहार में आए ऐसे परिवर्तन कि उसके प्रति आपके आपके प्रति वर्त कमज़ोर पड़ जाए, अभ्यस्तता कहलाते हैं। यानी जब बार बार हम जब आवाज़ सुनेंगे तो हमारे जो कान को जो सुनने की क्षमता जो थी, आदत नहीं अभ्यस्त हो जाते हैं। और फिर जब बाजा बजना शुरू बंद होने के बाद फिर नॉर्मली हमें आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। तो ये तो थे अभ्यस्तता, इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में सत्य है, यानी अधिगम के संदर्भ में कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन, इसमें थकान के कारण आय परिवर्तन, दवा व नशे के कारण आय परिवर्तन, इसमें अभ्यास के फलस्वरूप आय परिवर्तन, वृद्धि के फलस्वरूप आय परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसमें अभ्यास के फलस्वरूप आय परिवर्तन, यानी क्या है, अधिगम में थकान के कारण नहीं आती तो मूल प्रवृत्ति है, दवा और नशे ये तो हो ही नहीं सकते, और वृद्धि के फलस्वरूप आय परिवर्तन। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो होंगे वो इसमें है अभ्यास के फलस्वरूप आय परिवर्तन। जैसा कि हमने अधिगम में पढ़ा था कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास व अनुभव के फलस्वरूप आए अपेक्षाकृत अस्थायी व व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला का घोतक होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न पूछे पढ़े उसमें वही अभ्यास के थे, ठीक है। अगला प्रश्न अधिगम से है। इसमें है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी अधिगम को प्रदर्शित कौन सा उदाहरण करता है। ए ऑप्शन, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना, 3 से 5 वर्ष में या उपयुक्त सभी। ये प्रश्न रीट में 2012 में पूछे गए हैं। सेम यही प्रश्न थे। तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा, क्योंकि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। रही बात स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, तो ये मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। चढ़ना भागना ये सब तो ये सभी तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये ए ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम है, यानी अधिगम क्या है। ऑप्शन, व्यवहार में आए पूर्णतः अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में आया अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार में आया अपेक्षाकृत आई, यानी व्यवहार में आया अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये अधिगम कहलाते हैं। जैसे उस प्रश्न के बारे में यहाँ पर किमले महोदय का विचार लेंगे। उन्होंने कहा है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन है,
यानी अधिगम के बारे में उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन यानी अपनी क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आगे प्रश्न है, तो इसी के अनुसार ये जो अधिगम है इसके लिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, व्यवहार में आए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। अब अधिगम की विशेषता के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो अधिगम की विशेषता है अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। यानी जो अधिगम होती है यानी लर्निंग, इसमें सदैव कोई ना कोई अनुभव सम्मिलित जरूर रहता है। अगला पॉइंट है, अधिगम की विशेषता में अगला बिंदु है, अधिगम के कारण होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। अगला है, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। यानी जो मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उसका एक क्रम निहित होता है। अगला है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, यह निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस के बारे में की गई है। आगे पढ़ते हैं। अगला है, अधिगम प्रक्रिया का परिणाम नहीं, स्वयं में एक प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है वो एक प्रक्रिया का परिणाम यानी रिजल्ट नहीं है, बल्कि स्वयं में एक प्रक्रिया है। अगला है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण स्वदेश्य होता है। स्वदेश का मतलब है प्रॉपर। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें व्यवहार के सभी पक्ष यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालन समाहित रहते हैं। यानी जो व्यवहार के क्षेत्र जो हैं वो व्यापक होते हैं और इसमें व्यवहार के सभी अधिगम का क्षेत्र व्यापक होते हैं और इसमें व्यवहार के सभी पक्ष जैसे कि ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया या मनोचालक होते हैं, ये सभी समाहित होते हैं। अगला पॉइंट है, अधिगम सकारात्मक यानी पॉजिटिव व नकारात्मक यानी नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ सीख रहा है तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं, जैसे कोई दारू पीना सीखता है, शराब पीना सीख रहा है, तो ये सब बुरे व्यवहार हैं, तो उसको हम नकारात्मक भी कर सकते हैं, यानी बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। ठीक है। अगला पॉइंट है, अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक और सार्वभौमिक व सतत होती है। यानी अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और सतत यानी लगातार भी होती है। अगला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स आपको जानकारी पसंद आई रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, और ऐसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, पूर्व में सीखे नए व्यवहार का निषेध में अधिगम है, यह व्यवहार का परिमार्जक भी है। यानी अधिगम सदैव नवीन यानी नया, हमेशा नया नहीं होता, बल्कि जो पहले से सीखे गए जो बिहेवियर्स में निषेध में अधिगम है, यह व्यवहार का परिमार्जन भी है। निषेध का मतलब होता है अच्छा या बुरा, है ना। तो इस तरह के अधिगम है जिसमें व्यवहार का परिमार्जन भी है। अगला है, अधिगम में मूल प्रवृत्ति व परिवर्त के कारण आय परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते। यानी जैसे कोई बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, यानी भूख लग रही है तो चिल्ला रहा है, तो इस तरह के जो मूल प्रवृत्तियां हैं इसके कारण आय परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं लर्निंग में। अगला पॉइंट है, अधिगम बाह्य दृष्टिगत भी हो सकता है और नहीं भी। यानी अधिगम जो है वो बाहरी एक्सटर्नल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको आज के लिए था इतना ही। आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इसी तरह के अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।